नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विवाद की कहानी समझते हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये कहानी है एक पुराने मंदिर की, जो कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर है और जिसने इन दोनों देशों को लगभग जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। सोचिए 11वीं सदी का एक मंदिर और उसकी वजह से 21वीं सदी में जंग। ये हुआ कैसे? आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या खास है कि आज के दौर में भी इतना बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। फिर बात करेंगे एक नक्शे की गलती की जिसने इस झगड़े को जन्म दिया, और फिर ये भी जानेंगे कि कैसे ये मामला कोर्ट से निकलकर जंग तक जा पहुंचा, कैसे इसे एक पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, और हाँ, आखिर में देखेंगे कि आज क्या हालात। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, विवाद का केंद्र, प्रह-विह-अवहेर का पैराडॉक्स। तो देखिए, इस पूरे झगड़े के सेंटर में है ये प्रह-विहर मंदिर, 11वीं सदी का एक बहुत ही शानदार शिव मंदिर। अब जो बात इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाती है वो है इसकी लोकेशन। ये मंदिर है डांगरेक पहाड़ियों की चोटी पर। अब मजे की बात यह है कि मंदिर तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है थाईलैंड की तरफ से, लेकिन मंदिर आता है कंबोडिया के हिस्से में, और बस यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू हो जाती। तो सवाल ये है कि ये कंफ्यूजन आखिर शुरू हुई कैसे? चलिए दूसरे सेक्शन में यही समझते हैं, एक नक्शे की गलती, इस संघर्ष की औपनिवेशिक जड़ें। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए ना एक छोटा सा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वाटरशेड लाइन। अभी क्या होता है, सिंपल भाषा में किसी पहाड़ पर वो एक नेचुरल लाइन जहां से पानी दो अलग अलग तरफ बहता है, मतलब एक तरफ का पानी एक देश में, दूसरी तरफ का दूसरे देश में। आमतौर पर ऐसी ही लाइंस को नेचुरल बॉर्डर मान लिया जाता है, और यहीं पर आप समझिए सारा पेच है। अगर उस नेचुरल वाटरशेड लाइन को बॉर्डर माना जाता तो ये मंदिर थाईलैंड का होता, लेकिन 1904 में जब कंबोडिया पर फ्रांस का राज था तो फ्रेंच ऑफिसर्स ने एक नक्शा बनाया। अब ये गलती से हुआ या जानबूझकर ये कहना मुश्किल है, पर उस नक्शे में बॉर्डर को वाटरशेड लाइन से थोड़ा अलग खींचा गया और मंदिर आ गया कंबोडिया के हिस्से में। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त थाईलैंड ने इस नक्शे पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और यही खामोशी बाद में उनके लिए एक बहुत बड़ी कानूनी कमजोरी बन गई। तो एक नक्शे की गलती ने झगड़े को जन्म दे दिया। अब देखते हैं कि ये मामला कोर्ट से होता हुआ सीधा जंग के मैदान तक कैसे पहुंच गया। सेक्शन 3, अदालत से युद्ध तक। तो आज़ादी के बाद दोनों देशों में ये टेंशन और बढ़ी और मामला पहुंच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में। 1962 में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, देखिए, थाईलैंड ने इतने सालों तक फ्रेंच मैप पर कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए कानूनी तौर पर प्रह-विहर मंदिर कंबोडिया का ही है। अब थाईलैंड ने नाखुश होकर यह फैसला मान तो लिया, लेकिन उन्होंने एक दांव खेला। उन्होंने कहा, ठीक है, मंदिर आपका, पर उसके आसपास की जो करीब 4.6 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है वो हमारी है। और फिर कई दशकों तक मामला ठंडा पड़ा रहा, लेकिन 2008 में ये आग फिर से भड़क उठी। वजह, यूनेस्को। कंबोडिया ने मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए अप्लाई कर दिया। थाईलैंड को लगा कि अगर ऐसा हो गया तो उस विवादित जमीन पर भी कंबोडिया का हक मजबूत हो जाएगा, और बस यहीं से एक ठंडा पड़ा विवाद एक एक्टिव मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। और इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। देखिए, 1962 के फैसले के बाद शांति थी, लेकिन 2008 में यूनेस्को लिस्टिंग ने इस सोए हुए शेर को जगा दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच छोटी मोटी झड़पें शुरू हो गईं। 2011 आते आते तो ये एक फुल फ्लेज्ड संघर्ष बन चुका था। दर्जनों सैनिक और आम लोग मारे गए, हजारों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि 2013 में ICJ को फिर से इस मामले में दखल देना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था। बहुत जल्द ये दोनों देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया। सेक्शन 4, एक राजनीतिक हथियार। दोनों तरफ के नेताओं ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। थाईलैंड में जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, येलो शर्ट्स, उन्होंने सरकार पर देश की जमीन बेचने का इल्जाम लगाकर खूब हंगामा किया। तो वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया में प्राइम मिनिस्टर हुन सेन ने इस संघर्ष को अपनी देशभक्ति चमकाने और अपनी राजनीतिक कुर्सी और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। मतलब एक मंदिर, दो देशों की पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन गया था। लेकिन देखिए, लड़ाई और नेशनलिज्म के मुद्दे हमेशा नहीं चलते। एक पॉइंट पर आकर पेट का सवाल यानी इकोनॉमी सामने आ ही जाती है।
तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। सेक्शन 5, व्यापार और वर्तमान, संघर्ष से सहयोग तक। 2013 में आईसीजे ने अपना फाइनल फैसला सुनाया और सारी कंफ्यूजन ही खत्म कर दी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि न सिर्फ मंदिर बल्कि उसके आसपास की पूरी पहाड़ी चोटी कंबोडिया की है और थाईलैंड को अपनी सेना वहां से हटाने का ऑर्डर दिया। इस एक फैसले ने मिलिट्री टकराव पर समझिए फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन इस शांति की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 2008 से 2011 के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें दोनों तरफ के दर्जनों लोगों की जानें चली गईं। ये इस पूरे विवाद का सबसे दुखद पहलू था। और अब जरा इस तस्वीर का दूसरा साइड देखिए। आज की तारीख में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच अरबों डॉलर का सालाना ट्रेड होता है। दोनों देशों को ये बात समझ आ गई कि 11वीं सदी के मंदिर के लिए 21वीं सदी की इकोनॉमी को कुर्बान करना कोई समझदारी का काम नहीं है। तो आज की सिचुएशन क्या है? इसे हम एक प्रैक्टिकल पीस कह सकते हैं। बॉर्डर पर व्यापार और लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाएं आपस में रेगुलर मीटिंग्स करती हैं ताकि कोई गलतफहमी ना हो। और तो और अब वो समुद्र में मिलकर तेल और गैस निकालने की भी बात कर रहे हैं। मतलब जहां कभी गोलियां चलती थी वहां अब बिजनेस डील्स की बात हो रही है। प्ले वेयर की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या आर्थिक जरूरतें हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं से ज्यादा ताकतवर होती हैं? ये कहानी हमें दिखाती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती है कि इतिहास और राष्ट्रवाद की जो चिंगारी होती है वो सतह के नीचे कहीं ना कहीं हमेशा सुलगती रहती है।